तो ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स अगर आपको याद रखने हैं तो यहाँ पे आप एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं बी सेफ, यानी कि जो बी है वो मेन यूज होता है बर्न्स के बारे में, जो ई है वो यूज होता है इलेक्ट्रोक्यूशन के लिए, जो अभी हमने 2 वीडियोस में देखा। तीसरा है एस शॉक, फोर्थ है आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट, फिफ्थ है फायर और सिक्स्थ है एक्सप्लोजन। तो जनरली इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स ये अलग अलग नेचर में आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बर्न्स कहाँ पे होते हैं? तो मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है जो शॉक रिलेटेड इंजरी। तो अगर कहीं पे आपको बॉडी पार्ट को शॉक लगता है तो जो भी पार्ट आपके वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आता है या इक्विपमेंट में कांटेक्ट में आता है, वहां पे अगर इंजरी होती है, बर्न केस होती है, तो उसको हम बर्न्स एज ए इलेक्ट्रिकल हजार्ड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल बर्न्स नॉर्मली इलेक्ट्रिकल टाइप में हो सकते हैं, आर्क फ्लैश की वजह से हो सकते हैं, या फिर थर्मल कांटेक्ट की वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रोक्यूशन, जो अभी हमने एग्जांपल देखा था, तो ये भी शॉक थ्रू ही होता है, लेकिन ये शॉक ऐसा होता है कि जो वो आदमी को डेथ पे लेके जाता है, यानी कि इतनी इसकी एनर्जी रहती है कि ये एनर्जी की वजह से अगर वो एज अ सर्किट बन जाता है, वो आपका बॉडी पार्ट, वो सर्किट थ्रू इतनी एनर्जी वहां से पास हो जाती है, तो वहां पे डेथ होने के चांसेस 100% होते हैं और ये फैटल केस है। अगर ये इलेक्ट्रिक शॉक फैटलिटी में कन्वर्ट होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। उसके अलावा है नॉर्मल शॉक, यानी कि ये फैटलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए जनरली उसको हम शॉक कहते हैं। तो नॉर्मली जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे शॉक लग गया, तो शॉक लगने के बाद ही वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वहां पे फैटलिटी नहीं है। तो आपका बॉडी का कोई पार्ट, जैसे अगर आपका हाथ टच होता है या फिर पैर टच होता है या फिर कोई भी पार्ट टच होता है, तो वो पार्ट आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट बन जाता है जिसके थ्रू एनर्जी पास होती है। तो अगर आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी, वहां से दूर जाएगी, वो सर्किट का पार्ट नहीं बनेगी, तो आप वहां पे बच जाएंगे और वहां पे शॉक की वजह से शायद आपको इंजरी हो सकती है, लेकिन अगर वो फैटलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, यानी कि वहां पे उतनी एनर्जी नहीं है, या फिर आपका जो बॉडी पार्ट है वो 100% कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो उसको हम शॉक कहते हैं। उसके अलावा है आर्क फ्लैश। तो आर्क फ्लैश ये ऐसे प्रोसेस है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सडनली रिलीज हो जाती है और ये जो एनर्जी है ये एयर थ्रू पास हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे हाई वोल्टेज गैप बन जाएगा। और यहाँ पे ये हाई वोल्टेज गैप बनने की वजह से आपको ये आर्क फ्लैश हीट थ्रू, यानी कि ब्राइटनेस थ्रू भी, और उसका जो लाइट है वो लाइट की इंटेंसिटी भी हायर साइड में रहती है। तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी भी हायर साइड में दिखेगी, यानी कि ब्राइटनेस भी दिखेगी, वहां पे हाई टेम्परेचर भी रहेगा और हाई वोल्टेज भी रहेगा। ये जब बातें होती है तो उसको हम आर्क फ्लैश कहते हैं। तो ये अगर टेम्परेचर अगर चेक करेंगे इसका, तो आर्क फ्लैश जब होता है तो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम 35,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इसी वजह से आर्क फ्लैश अगर होता है तो वहां पे बचने के चांसेस नहीं है, तो ये फैटलिटी में मैक्सिमम केस में कन्वर्ट होता है। उसी केस में अगर आर्क ब्लास्ट भी एक कंसेप्ट है, तो आर्क ब्लास्ट में क्या होता है, जैसे अभी हमने बात की कि सडन रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और ये एयर थ्रू होता है, हाई वोल्टेज गैप बनता है। अगर उसके साथ प्रेशर वेव भी अगर बनती है तो वहां पे उसको हम आर्क ब्लास्ट कहेंगे। तो आर्क फ्लैश आपने सोच लिया कि यहाँ पे एयर थ्रू हाई वोल्टेज बन जाता है, इंटेंसिटी है लाइट की, ब्राइटनेस भी है और हीट भी है। अगर उसके साथ टेम्परेचर के साथ अगर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, प्रेशर वेव जनरेट होती है, तो उसको हम आर्क ब्लास्ट कहेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल हजार्ड फायर। तो ये जनरली नॉर्मली ये फिक्स वायरिंग जो होती है उसके साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो फिक्स वायरिंग के अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर अगर आपने ठीक तरह से कॉर्ड्स नहीं यूज किया, यानी कि अगर आपका करंट कैपेसिटी कॉर्ड्स का नहीं है, उससे ज्यादा करंट आपका फ्लो हो रहा है, या फिर वहां पे एयर गैप तैयार हो गया, या फिर आपके
जो दो का वायर्स है वहां पे अगर वो मैच हो गए या फिर टच हो गए, या फिर आपका जो कॉर्ड या वायर है वो कहीं से डैमेज हो चुका है, तो ऐसा अगर कुछ है तो यहाँ पे फायर होने के चांसेस, क्योंकि आप यहाँ पे इग्निशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई स्पार्क तैयार हो जाता है, इग्निशन तैयार हो जाता है, और ऑलरेडी वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर वहां पे जो कंबस्टिबल मटेरियल या अगर कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से फायर ट्रायंगल जो है वो फायर ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, और उस वजह से फायर कैच होने के चांसेस है। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि इनडायरेक्टली एयर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे ये कॉर्ड्स या प्लग्स या रिसेप्टैकल्स या स्विचेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से यहाँ पे इग्निशन का सोर्स, इग्निशन का जो सोर्स है वो इग्निशन का सोर्स यहाँ पे मिल जाता है, और ये इग्निशन की वजह से यहाँ पे हीट क्रिएट होती है, और यहाँ पे अगर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है यानी फ्यूल अगर ये कंप्लीट हो जाता है ट्रायंगल तो वहां पे फायर कैच होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा है एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर कैच होगी और यहाँ पे अगर हाई फ्लेमेबल हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल नियर बाय होंगे तो उस एरिया में एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। तो इसीलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स मालूम चाहिए, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के जो रिलेटेड हजार्ड्स है उसके बारे में मालूम चाहिए, और तभी आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे इसके बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स, जो हमने कुछ एग्जांपल्स अभी देखे भी है। तो अगर कोई लैडर यानी कि मेटल लैडर जो कंडक्टिव मेटल की होती है वो अगर ओवरहेड पावर लाइंस को टच हो जाती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस है, और ये ऑलरेडी जो केसेस है 1 2 3 ये केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, ये रियल एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे ओवरहेड पावर लाइंस को अगर लैडर टच होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन और फैटेलिटी हो चुकी है। उसके अलावा जो मास्ट है यानी कि जो पोल्स रहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग पोल्स हो सकते हैं, जैसे फ्लैग का पोल भी कुछ हाइटेड रहता है, या फिर रेडियो का पोल रहता है, या फिर अलग चीजों के लिए अगर कुछ पोल्स यूज होते हैं उसकी हाइट ज्यादा होती है तो वो भी हाई वोल्टेज ओवर लाइन्स को टच हो सकता है। ये भी इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है और उसकी वजह से डेथ हुई, क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन जैसे ही वर्ड हम यूज करते हैं इसका मीनिंग है फैटेलिटी वहां पे हो चुकी है। उसके अलावा ये जो एनर्जाइज ब्लास्ट चेंजिंग प्रोसेस थी, लाइट फिक्सचर्स जो नॉर्मली रहते हैं यानी कि लाइट्स सोर्सेस जो रहते हैं वहां पे ये चेंजिंग प्रोसेस चल रही थी, यानी कि रिप्लेसमेंट रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के अंदर भी इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ है, और वहां पे वो एक हाइट से गिरा है उसकी वजह से और ज्यादा इम्पैक्ट हुआ और वो फैटेलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो 8 फीट से ज्यादा हाइट पे वो काम चल रहा था, वहां पे एनर्जी वहां पे सडन रिलीज हो गई, शॉक लग गया और उसकी वजह से वहां पे वो एक पर्टिकुलर वर्किंग एट हाइट का एग्जांपल था, लेकिन वो हाइट से गिर चुका है और उसके बाद में उसकी फैटेलिटी हुई। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स है, अलग अलग स्टैटिस्टिकल डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हैं कि आपके इंडस्ट्रीज में ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो चुके हैं या नहीं, उसमें ये शॉक फॉर्म में है या बर्न्स फॉर्म में है या फिर कोई इलेक्ट्रिक्यूशन फॉर्म में है या फायर है या एक्सप्लोजन है। तो ऐसे अलग अलग आपको स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको जो स्ट्रैटेजी वो डिसाइड करनी चाहिए कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का अगर आप टाइप देखेंगे तो जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि ये इमेज से पता चलता है कि ये पर्सन जनरली रेगुलर बेसिस पे कुछ काम करता है, लेकिन यहाँ पे आज वो जो मेटल रॉड से वो जिसकी लेंथ ज्यादा है और जब वो यूज करता है तो वहां पे वो लेंथ की वजह से वो ओवरहेड लाइंस को टच हो जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए हमेशा आपको ओवरहेड लाइंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन के भी चांसेस है, वो अगर आपका फुल बॉडी अगर सर्किट बन जाता है या सर्किट का पार्ट बन जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूशन के चांसेस है यानी कि फैटेलिटी के चांसेस है। अगर वो थोड़ा पार्ट आपका बॉडी का इलेक्ट्रिकल सर्किट में आ जाता है या फिर वोल्टेज अगर कम है तो वहां पे बर्न्स या फॉल्स के भी चांसेस रहते हैं। तो ये है उसकी रिस्क। उसके अलावा जो क्रेन्स आप यूज करते हैं, तो जहां पर आपको सब्सटेंसेस या कुछ मटेरियल की मूवमेंट करनी है तो वहां पे जो क्रेन्स यूज होती है, तो क्रेन्स यूज करते टाइम आपको
ओवरहेड पावर लाइंस को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर शायद आपका क्रेन्स या क्रेन्स का कोई पार्ट या आप जो लैडर्स यूज करते हैं जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, तो ये लैडर्स या क्रेन्स का कुछ पार्ट पावर लाइंस को टच हो सकता है, यहाँ पर भी आपको ज्यादा रिस्क है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोक्यूशन या फिर जो बर्न्स है या फिर शॉक्स, इसके रिस्क यहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा जो ओवरहेड पावर लाइंस है वहां पे आपको वेदर के हिसाब से भी पैरामीटर्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे ये अगर आप कुछ कवरिंग करते हैं या फिर कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोक्यूशन या बर्न्स या शॉक का जो पॉइंट है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे डेथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी बहुत सारे व्हीकल्स वहां पे यूज होते हैं, उसमें भी स्पेशली क्रेन्स यूज होती है, और ये क्रेन्स के भी चांसेस होते हैं कि अगर वो पावर लाइंस को टच हो जाती है तो उसकी वजह से भी इशू हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल है जो वीडियो थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। In the U.S., hundreds of construction workers die every year while on the job, with over 700 fatalities just in the year 2011. The third leading cause of these deaths is electrocution. Electrocutions cause 1 of every 10 construction worker deaths, with nearly 70 deaths in 2011. But these deaths can be prevented. The video you're about to see shows how quickly contact with overhead power lines can result in the electrocution of a worker. The video will also show what employers must do to ensure that the work can be done more safely. Employers have a responsibility to provide a safe workplace and protect workers against possible hazards. You'll see that training workers, pre-job planning, and taking the right precautions save lives. Please be advised, the scenes you're about to see deal with deaths at construction sites and may be disturbing to some people. All scenes are based on actual events. 2 construction workers were replacing a section of pipe in a trench next to a road. They were using a crane to unload the pipe from a truck and place it on the ground close to the trench. While one worker operated the crane, another worker was on the ground to help direct the pipe toward the ground near the trench. The worker directing the pipe had one hand on the tag line, which was attached to the rigging used to lift the load. As the crane operator began to move the pipe, the crane's boom contacted an overhead power line. The electrical current traveled through the boom, down the load line, along the tag line, and reached the worker. He died instantly. Let's look at the events leading up to this tragic incident and see how it could have been prevented. The worksite did not have many of the required controls in place to protect workers from overhead power line hazards. For instance, before the work started, the employer had not set up the required clearance distance to keep the crane a safe distance from the overhead power line. Let's take a look at the same work area, this time with proper precautions in place. All workers are trained. This includes the crane operator being certified and the rigger and spotter fully qualified. Because the line is live or energized, the employer has taken steps to keep a safe distance from the power line. The foreman obtained the voltage of the overhead power line from the utility company. Based on the voltage, he determined the minimum required distance of the crane from the power line. A pre-job safety planning meeting was held. Flags are set up to show the boundary that must not be crossed. A non-conductive tag line is used to control the movement of the pipes. The truck is no longer directly below the power line. And a spotter is on site with a 2-way radio to communicate with the operator. Higher voltage lines will require greater minimum safe distances and additional precautions than those shown here. Now, as the pipe is moved, the boom remains a safe distance from the power lines, and the worker safely guides the pipe towards the ground near the trench. This video shows one of several options employers can use to keep workers safe when operating cranes near power lines. Not all work sites are the same, and the precautions could be different than those shown here. Construction deaths from electrocutions are preventable. The precautions shown here save workers' lives. Follow safe crane operation requirements on the job.
It could be the difference between life and death. If you'd like more information, contact OSHA at www. तो ये एक एग्जांपल था जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस है। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है जहां पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि मोर देन 7000 वोल्ट की लाइन थी, और ऐसे अगर हाई वोल्टेज लाइंस होगी तो वहां पे आपको ध्यान देना जरूरी है। उस हिसाब से आपको प्री प्लानिंग जो ऑपरेशंस या एक्टिविटीज है उसके बारे में आपको ठीक तरह से प्लानिंग भी करना होगा। अभी जो कुछ इश्यूज है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप वर्किंग एट हाइट पे है या फिर जो आपकी लाइव वायर है यहाँ पे अगर वो कम हाइट पे है तो यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रोक्यूशन के या फिर शॉक लगने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने मेजर हजार्ड देखा होगा तो ये लाइव वायर को अगर आपने टच कर लिया इनडायरेक्टली या बाय मिस्टेक तो यहाँ पे आपका जो बॉडी है वो सर्किट का पार्ट बन जाएगा, और ये इस पे डिपेंड रहेगा कि आपके बॉडी का कितना पार्ट ये सर्किट बन चुका है, कितना करंट वहां पे फ्लो हो चुका है, उसके बेसिस पे ये बर्न्स में या शॉक्स में या इलेक्ट्रोक्यूशंस में कन्वर्ट होता है वो डिपेंड होगा। तो ये भी एक कॉन्टैक्ट विथ एनर्जाइज सोर्स, ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है, और उसकी सिवियरिटी जैसे मैंने अभी बात की तो वो डिपेंड है आपके बॉडी के पाथवे पर, करंट कितना वहां पे फ्लो हो रहा है, टाइम ऑफ एक्सपोजर कितना है, और स्किन का पार्ट कौन सा है जहां से ये करंट पास हो रहा है। अभी ये जो स्किन का पार्ट है वो वेट है या ड्राई कंडीशन में है। अगर ये ड्राई कंडीशन में होता है तो यहाँ पे करंट कम पास होगा क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और यहाँ पे अगर वाटर है तो वाटर ये एक अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए यहाँ पे करंट इजीली पास होगा, और इसीलिए वेट कंडीशंस हमको यहाँ पे इंडस्ट्रीज में अवॉइड करनी होती है, या फिर घर पे भी अगर आप देखेंगे तो वेट कंडीशंस अगर आपने अवॉइड की तो इनकेस अगर शॉक होता है, शॉक लगता है तो ड्राई कंडीशन की वजह से यहाँ पे करंट कम फ्लो होगा और उसका बॉडी पे इफेक्ट कम होगा। अभी यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओरिएंटेड अगर कुछ जनरल हजार्ड्स या जनरल पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो उसमें जनरली करंट जो होता है वो करंट जैसे ही बॉडी से फ्लो हो जाता है उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे होगा। जनरली हम करंट की जो बात करते हैं वो एम्पियर्स में मेजरमेंट होता है उसका, तो कभी कभार ये मिली एम्पियर्स में भी होता है, एम्पियर्स में भी होता है, मेगा एम्पियर्स में भी हो सकता है, किलो एम्पियर्स में भी हो सकता है। और जो वोल्टेज के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो वोल्टेज नॉर्मली जैसे हमने अगर यूनिट वोल्ट कंसिडर किया तो उसको 1 वोल्ट कहेंगे। अगर रेजिस्टेंस का यूनिट हमको देखना है तो वो है ओहम, तो यूनिट अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो वो होगा 1 ओहम। तो यहाँ पे यूनिट करंट अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए यूनिट ओहम लगेगा और यूनिट वोल्ट लगेगा, क्योंकि हमने इसके पहले ही जो पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। तो अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है तो ऑब्वियसली करंट 1 ओहम होगा, और रेजिस्टेंस ये 1 ओहम होगा, और करंट जो है 1 एम्पियर होगा। तो ये डिपेंड्स है अभी कि यहाँ पे करंट कितना है, उस हिसाब से वोल्टेज चेंज हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस जो है उस हिसाब से करंट और वोल्टेज भी चेंज होगा। तो ये डिपेंड्स है कंडीशंस पे, और ये कंडीशंस भी आपको इसीलिए ध्यान में रखना है।